हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप। आज है डे 19 आपकी तैयारी का। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट हीट के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम कवर करेंगे भाई कैलोरीमेट्री क्या होती है, टेम्परेचर स्केल्स किस तरीके से काम करते हैं, हीट का कंडक्शन किस तरीके से होता है और ये लेटेंट हीट क्या होती है। सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मैंने ले लिए हैं, तो इसके लिए आप एडिशनल एक्सरसाइज वाले वीडियोस अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एडिशनल एक्सरसाइजेस के साथ, पीवाईक्यूज के साथ। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्मोमीटर्स या फिर टेम्परेचर स्केल्स। अब देखो इसमें क्या यूज़ होता है, हम किसी भी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे थर्मल एक्सपेंशन एक सर्टेन रेंज में लीनियरली वेरी करता है। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो एक लिक्विड को एक ट्यूब में बंद कर देते हैं, बना लेते हैं हम थर्मोमीटर। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से थर्मोमीटर की ट्यूब बना ली, उसके अंदर यहाँ पर कोई लिक्विड बंद है और जैसे जैसे मैं इसको गर्म करता जाऊँगा लीनियरली हमारा लिक्विड यहाँ एक्सपैंड होता है और इसमें चढ़ने लगता है इस तरीके से। ठीक है भाई, तो मान लो हमारे पास लिक्विड एक्सपैंड होते 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 यहाँ तक आ गया। तो क्या इससे मुझे टेम्परेचर पता चल जाता है? नहीं, इससे मुझे टेम्परेचर थोड़ी पता चला है। यहाँ पे कुछ रीडिंग ही नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पे पहले तो हमें कुछ इस तरीके से लाइनें खींच के मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा ओह ओह अब मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू इतनी आई हुई है। तो ठीक है, वही करना शुरू कर देते हैं। अब देखो दुनिया में जितने भी लोग हैं हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी रीडिंग बना देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे रीडिंग्स बनाई और उसके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि भाई हमारे पास जिस वक्त बर्फ़ पिघलती है उस टेम्परेचर को बोल दिया गया कि भाई वो है 0 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से। और जिस वक्त पानी उबलता है उसको हमने बोल दिया ये है 100 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास यहाँ पे कुछ रीडिंग आ जाती है, जैसे लेट से एक्स आ गया, जैसे 59 आ गया, 63 आ गया, कुछ भी चीज़ आ गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी लेट से 59 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास वैल्यू वहाँ पे रीडिंग करने को मिली, ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचा था। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो दूसरा कुछ एक तरीका जो बनाया गया इसमें सेम इसी चीज़ को जहाँ पे पानी बॉयल होता है वो आ जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वो हो जाता है एक्चुअली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके हिसाब से आप बात करोगे तो यहाँ पर y की कुछ रीडिंग देखने को मिलेगी। देखो टेम्परेचर वही है, उसी चीज़ को x में देखते हैं तो 59 डिग्री दिखता है। 59 सेल्सियस, ये हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल हो गया सेल्सियस। यहाँ पर वही चीज़ दिखेगी। अब यहाँ पे 59 तो नहीं दिखेगा, 59 तो इधर ही कहीं हो जाएगा। देखो 32 के थोड़ा सा ऊपर 59 हो जाएगा, यहाँ तक आते आते तो 212 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और दिखने वाली है। एंड लेट्स से हमारा यही क्वेश्चन है, इसको कैसे पता कर ले। ये इनफैक्ट एक्चुअली आप देखोगे कि बहुत ही आसान है। हमारे पास क्योंकि लीनियर वेरिएशन है तो हम बोल सकते हैं ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये पूरी लेंथ अगर मैं करूँगा तो सेम रेशियो ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये पूरी लेंथ का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल दूंगा भाई x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू y माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है 212 माइनस 32 इस तरीके से। और ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन। इनफैक्ट आप हमेशा इसी तरीके से कन्वर्जन करोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। जैसे इसको बोला जाता है हमारे पास हायर रेफरेंस पॉइंट है ना, तो इसको लो पॉइंट बोला जाएगा, इसको हाई पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ भाई दिस इज HP, इसको बोल देते हैं हाई पॉइंट या फिर HP। ये हो जाएगा मेरे पास लो पॉइंट या फिर इसी को बोल दूंगा मैं LP। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x माइनस 0 बेसिकली क्या था, ये था मेरा x माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, और वो हो जाएगा सेम रेशियो उस तरफ। तो इनफैक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट विल बी इक्वल टू y माइनस लो पॉइंट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और हमें लिखनी पड़ेगी कि भाई ये वाला जो काम हम करते हैं ये हम करते हैं फॉर टेम्परेचर स्केल 1,
लेट्स से दिस इज़ हमारा टेम्परेचर स्केल 1 था, ये है हमारा टेम्परेचर स्केल 2। तो ये वाली जो चीज़ हमने करी है दिस इज़ फॉर टेम्परेचर स्केल 2। सारे के सारे कन्वर्जन आप इसी तरीके से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दिया जाएगा कि अच्छा हमारे पास एक्चुअली में एक फॉल्टी थर्मोमीटर है। जब 0 डिग्री दिखाना था तब तो 5 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस दिखाना होता है तब वो 95 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? तो आप मान लेना भाई एक तरफ हमारे पास सही वाला था और दूसरी तरफ यहाँ पे आपने 95 लिख दिया, यहाँ पे आपने 05 लिख दिया। उसके हिसाब से फिर सेम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो इसके एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। अभी हम कर लेते हैं हमारा फेमस काम। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में, उसको फ़ारेनहाइट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो देखो हमारे पास यहाँ पर अब ये जो मैंने x लिखा हुआ था, इसी को मैं बोल सकता हूँ भाई ये वैल्यू मेरे पास सेल्सियस में है, ये वाली वैल्यू मेरे पास फ़ारेनहाइट में है। c एंड f हमने दो वेरिएबल बना लिए। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, तो इसको हम क्या करेंगे c माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ। तो ये क्या आ जाता है विल बी इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। ऑल राइट, यहाँ से हमें क्या मिलता है c अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। यहाँ से इस तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर बनता है सेल्सियस इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 18 है मल्टीप्लाइड बाई 10 है, तो इसको आप काटोगे तो ये बन जाता है 5 डिवाइडेड बाई 9। तो आप इसको 5 डिवाइडेड बाई 9 इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप फ़ारेनहाइट की कुछ भी वैल्यू डाल दो। जैसे फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर 132 है तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देंगे 132 माइनस करोगे 32 बचता है 100, 100 इंटू 5 कर दोगे हो जाता है 500, 500 डिवाइडेड बाई 9 कर दोगे तो वो जो भी वैल्यू आएगी सेल्सियस स्केल पे वो वैल्यू हमें दिखाई देगी। कन्वर्जन का फॉर्मूला बन गया। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बनाना तो हमें आ गया, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 इस तरफ चला जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कट जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5। तो हम इसे लिखेंगे भाई 9 डिवाइडेड बाई 5 सेल्सियस प्लस 32 विल बी हमारा फ़ारेनहाइट। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ लिख देंगे 100, 100 से ये कट जाएगा 5 से ये कटता है 20, 20 इंटू 9 हो जाता है हमारे पास 180, 180 प्लस 32 कितना हो जाता है 212। देखो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन्स कर सकते हो। चाहो तो आप इन्हें याद कर लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये वाला है। अच्छा और एक चीज़ सोचो, अगर मैं बोलूँ कि 1 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है ना, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया टेम्परेचर, ठंड बढ़ गई, तो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कम होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना अमाउंट कम होगा? तो इसको देख लो, समझना बहुत ही आसान है। यहाँ से यहाँ तक मैं बोलता कि भाई अगर 100 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो हमारे पास 180 डिग्री का फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है यानी कि 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमारे पास अंतर देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है ना, विल बी इक्वल टू 1.8 होना चाहिए 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आप डिफरेंसेस देख सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन में मान लो इस तरीके से दे दिया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास टेम्परेचर चेंज हुआ, तो फ़ारेनहाइट में वही चीज़ कितनी हो जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 हो जाएगा वो, है ना। फ़ारेनहाइट में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे 180 डिविजन्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 डिवीजन है टेम्परेचर में सेम डिफरेंस में। तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट चढ़ते हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा, तभी तो टोटल जब इधर 100 चढ़ोगे तो यहाँ पर आप 180 चढ़ जाओगे। A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water। अच्छा तो दोनों को हमने क्या किया, हमने दोनों को डिप कर दिया बॉइलिंग वाटर में। हमारे पास दो इस तरीके से टेम्परेचर स्केल हैं, दोनों को बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया। इसका मतलब एक में 100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, दूसरे में मुझे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। ठीक, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स 140 डिग्री। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं, कहाँ तक आ जाते हैं 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो देखो टेम्परेचर तो यहाँ पर भी इस जगह तक आ गया होगा, और अगर आपको पूरे की पूरी इनकी वैल्यूज़ भी याद होने चाहिए ना, ये जाता है यहाँ पर नीचे कितने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, हमारे पास सेंटीग्रेड वाला जाता है कितना 0 डिग्री सेल्सियस तक।
क्वेश्चन में कुछ चीज़ पूछी गई है, ध्यान से उस चीज़ का आंसर दो। इसका करेक्ट आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस। देखो आप यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। लेट्स से इसकी वैल्यू x है, तो आप x की वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो हमें क्या करना है, दिस डिवाइडेड बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो हम लिख सकते हैं भाई x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 140 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 140 माइनस 32 करोगे तो 108 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 180 मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 108 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 180। ये इस तरीके से कट जाता है। और 18 और 108 ये 9 से कट जाएंगे। देखो ये 2 टाइम्स, इसको अगर मैं 9 से काट दूँ तो ये कट जाता है 1 एंड फिर उसके बाद 2 आ जाता है इस तरीके से, फिर ये कट जाता है 6। इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस। यानी ये पॉइंट मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस है। मार्क कर दिया आंसर गलत। क्यों? देखो सवाल में पूछा व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय सेंटीग्रेड। तो एक्स की वैल्यू ज़रूर 60 डिग्री सेल्सियस आई है, हमसे पूछा क्या है, फॉल कितना हुआ। तो फॉल तो हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस का हुआ ना, तो सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। अब इसी सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है भाई? कि यहाँ से अगर मैं देखूँ नीचे कितना टेम्परेचर आया, क्या बता सकते हो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना फॉल हुआ है? फ़ारेनहाइट स्केल में देखो 140 से 200 जाने में 60 ऐड होना और फिर उसके बाद 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमारे पास फॉल हुआ है। और हमने क्या देखा था कि 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हमसे डेल्टा सी की बात करी जाएगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 72 डिवाइडेड बाई 1.8, मुझे आंसर मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू आ जाती है, कितना हो जाता है यार, इसको डिवाइड करो, 720 डिवाइडेड बाई 18 आ जाता है। यहाँ 9 से करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 2, यहाँ पर बचता है 80, ये कट जाता है 40। सीधे सीधे मेरे पास सी आंसर आ जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू। अब देखो ये बहुत ही टेक्निकल सा अजीब सा क्वेश्चन हो गया। तो वैसे तो कोई लिमिट ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट आता है जब उसके बाद मर्करी क्या है, लिक्विड है। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मर्करी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 357 डिग्री सेल्सियस। एच जी विल बॉयल at about 357 degrees Celsius and that's why it's the correct answer. थर्मल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखो किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, यही है थर्मल एक्सपेंशन। ऑल राइट, तो इसमें देखो हमारे पास जो लेंथ होती है, ये मान लो लेंथ थी मेरे पास L और इस वक्त हमारे पास टेम्परेचर था T। उसको हमने गर्म कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कितना बढ़ गया? T प्लस डेल्टा टी, इस तरीके से हो गया। तो ऐसे में हमारी जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो हो जाती है डेल्टा एल, एक्स्ट्रा ऐड हो गई। टेम्परेचर टी पे लेंथ थी एल, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ भी बढ़ गई। ये जो बढ़ी हुई लेंथ है ना, ये दो चीज़ों की प्रोपोर्शनल होती है। एक तो आपने कितना गर्म किया, ऊपर से ओरिजिनली कितनी इसकी लेंथ थी। अगर ओरिजिनली ही लेंथ छोटी सी थी तो ये फिर इतनी ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ जाएगी, फिर बढ़ेगा भी छोटा सा। तो हम यहाँ पर एक्चुअली लिख देते हैं, हमारे पास जो डेल्टा एल की वैल्यू आती है वो आती है अल्फा टाइम्स एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो कई बार हमसे ये वाली चीज़ पूछ ली जाती है या फिर हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि टोटल लेंथ बता दो कितनी हो गई। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास जो एल डैश जो टोटल लेंथ हो जाती है वो हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल के बराबर। और उसकी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर देखो एल है, यहाँ पर एल अल्फा डेल्टा टी है। दोनों में से आप एल की वैल्यू क्या निकाल लोगे कॉमन, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा क्या चीज़ है? अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन कौन सा, एक वन डायमेंशन वाला हो रहा है तो इसको लीनियर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल दिया जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके,
अब देखो लीनियर एक्सपेंशन है तो इसके बाद हम एरियल जिसको सुपरफिशियल बोलते हैं वो भी देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक भी देखेंगे, पर मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन इसी चीज़ से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो और एक चीज़ समझना कि हमारे पास जब भी एक्सपेंशन होता है तो वो फोटोग्राफ को जैसे हम जूम करते हैं ना, इस तरीके से पिंच जूम उस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर ये ऐसी एक मेटल की प्लेट थी, उसमें से मैंने 2 इस तरीके से रेडियस को काट दिया। इसको हम गर्म करेंगे, क्या होगा? देखो जो रेडियस कटा है ना, ये भी बड़ा होगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो मेटल ही नहीं है, तो ये कैसे बड़ा हो रहा है? तो एक्चुअली ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये हमारे पास ये जो मेटल थी ना, वो बड़ी हो जाती है, उसके कारण रेडियस अपने आप फिर बढ़ जाता है। सेम चीज़ होगी कि ये R2 की वैल्यू भी ऐसे बढ़ जाएगी। अच्छा इधर से R1 बढ़ रहा है, इधर से R2 बढ़ रहा है, तो ज़रूर ये D की वैल्यू छोटी हो रही होगी? नहीं, वो भी नहीं होता है, D भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, R1, R2 एंड D all will increase if temperature increases। ठीक है? तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो मैं अभी इसको ज़ूम करने लग जाऊँ इस तरीके से, है ना? ये देखो मैं ज़ूम कर रहा हूँ इसको, ज़ूम कर रहा हूँ तो सारे के सारे डायमेंशंस मेरे को बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना? ये D भी बड़ा हुआ है, ये भी बड़ा हुआ है, ये भी बड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि R1 और R2 बड़े हो गए, ये D छोटा हो गया। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी हो जाती हैं। तो इसको आप लिख भी सकते हो, इट्स लाइक ज़ूमिंग इन ऑन पिक्चर्स, लाइक ज़ूमिंग on pics। Coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2। तो एक काम करो, यहाँ पे ना रॉड्स बनाना शुरू कर दो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। हमारे पास एक ब्रास की रॉड है, दिस इज ब्रास, और इसका मुझे दिया हुआ है अल्फा 1। दूसरी है मेरे पास स्टील, उसका मुझे दिया हुआ है लेट्स से अल्फा 2। ठीक है, लेंथ ऑफ द बार ऑफ स्टील एंड रॉड ब्रास एंड स्टील आर L1 एंड L2। तो इसकी लेंथ दी हुई है L1, इसकी लेंथ दी हुई है L2। ठीक है, if L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, which of the following relation hold good। तो देखो इसको गर्म करूंगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसको गर्म करूंगा, इसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। दोनों को सेम टेम्परेचर से मैं गर्म करता हूँ तो दोनों की लेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर रहता है। ये इतनी बढ़ेगी तो ये भी फिर इतनी बढ़ जाएगी। मान लो इनिशियली तो कुछ डिफरेंस बनाओ, लेट्स से ये इस पे इस तरीके से लंबी थी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वो डिफरेंस सेम रहता है। अब बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी, और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें देखो L2 माइनस L1 जो है वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इन दोनों को गर्म करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो वाली लेंथ मैं बोल दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो भाई मैं लिख दूंगा L2 जब गर्म कर देंगे तो L2 की वैल्यू क्या बन जाएगी फाइनली, वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू रहनी चाहिए कांस्टेंट। ऑलराइट, अब इस वैल्यू को कांस्टेंट रखना है तो क्या किया जाए? तो देखो इसमें कुछ चीज़ें वो तो पहले से ही कांस्टेंट है, जो चीज़ें टेम्परेचर के साथ चेंज होंगी, उसमें वेरिएबल तो डेल्टा टी है, उसका कोफिशिएंट 0 कर दो। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास, ये आ जाता है L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 आ जाएगा माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसका मतलब अब यहाँ पे चेंज तो बस डेल्टा टी वाली चीज़ हो रही है, तो डेल्टा टी का जो कोफिशिएंट है उसको मैं लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे इसी को लिख दूंगा मैं, ये आ जाता है L2 माइनस L1, साथ में मेरे पास आता है L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए, है ना, साथ में यहाँ पे प्लस भी है, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए तो डेल्टा टी की वैल्यू कुछ भी करते रहो, ये तो हमारे पास कांस्टेंट ही आ जाएगा ओरिजिनली जो इनकी लेंथ थी। तो हमें एग्जैक्टली वही करना होता है, इसको कर दो 0 के बराबर, यानी कि L2 अल्फा 2 विल बी इक्वल टू L1 अल्फा 1, विच इज ऑप्शन डी। डी इज आवर करेक्ट आंसर। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आ जाओ क्रैश अप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा।
एडिशनल एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी जिसमें हमने फुल PYQ कवरेज कर ली है। साथ में आपको मिलता है कलरफुल PDF जिनको भी आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। लास्ट मिनट में कलरफुल नोट से रिवीजन करोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। हम मिलते हैं फुल कोर्स में।